नमस्कार, मैं लोधी कृष्णा राष्ट्रवादी महाभारत के वाक्या की ओर आपको लेकर के चलते हैं, जहां पर द्रोणाचार्य अपने शिष्यों को धनुर्विद्या सिखा रहे होते हैं। तभी एक निषाद पुत्र यानी एक मछुआरे का पुत्र अपनी इच्छा व्यक्त करता है कि वह भी धनुर्विद्या सीखना चाहता है। तब द्रोणाचार्य उससे उसका परिचय पूछते हैं तो बताता है कि मैं एक मछुआरे का बेटा हूं, एक निषाद पुत्र हूं। तब वह उसकी जाति को जानकर वे कहते हैं कि धनुर्विद्या सिर्फ क्षत्रियों को सिखाई जाती है या उच्च वर्ग या कुलीन वर्ग को ही सिखाई जाती है। उसके बाद जब उसको मना कर देते हैं तो वह व्यक्ति जाकर के वनों में द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाता है और उसके सामने अभ्यास करने लगता है। अभ्यास करता है तो वनों में दूसरी तरफ द्रोणाचार्य भी अपने शिष्यों को धनुर्विद्या सिखा रहे होते हैं। तभी अचानक से देखते हैं कि एक कुत्ता जिसका मुंह बाणों से भरा हुआ होता है, उसको देख करके जब देखते हैं कि इस प्रकार जो कुत्ते का मुंह बाणों से किसने भरा होगा, तो साथियों उसकी तलाश करते हैं तो वहीं जो निषाद पुत्र मछुआरे का पुत्र था वो द्रोणाचार्य की मूर्ति बना करके अभ्यास करता है। तब वो उसके पास जा करके पूछते हैं कि ये जो धनुर्विद्या तुम्हें किसने सिखाई। तो वो जैसे ही द्रोणाचार्य को देखता है आगे बढ़ करके उनके चरण स्पर्श करता है और वो कहता है कि मैंने आपको अपना गुरु मान करके यह धनुर्विद्या सीखी है। लेकिन द्रोणाचार्य को आप देखेंगे कि जब देखते हैं कि इतना अच्छा धनुर्धर, तो उनको अर्जुन के भविष्य की चिंता सताने लगती है। और उसके बाद आप जानते हैं कि द्रोणाचार्य से द्रोणाचार्य गुरु दक्षिणा के रूप में एकलव्य से उसका दाहिने हाथ का अंगूठा मांग लेते हैं। द्रोणाचार्य जब अंगूठा मांग लेते हैं तो गुरु दक्षिणा के रूप में एकलव्य जो जानता है कि जो दाहिने हाथ का अंगूठा है उसके बाद में कभी धनुर्विद्या या फिर अपना जो धनुष का जो मैंने कौशल अर्जित किया है मैं उसको कभी नहीं दिखा पाऊंगा। लेकिन वो गुरु की आज्ञा यानी गुरु दक्षिणा के रूप में अपना दाहिने हाथ का अंगूठा काट करके उनके चरणों में रख देता है। यह कहानी आपने खूब सुनी होगी, लेकिन साथियों इस कहानी को सुनाने के पीछे ऐसा क्या मकसद है? वर्तमान में भी ना जाने कितने एकलव्य हैं जिनका आज भी अंगूठा काटा जा रहा है और ना जाने ऐसे कितने द्रोणाचार्य बैठे हैं जो एकलव्य का अंगूठा काट रहे हैं। साथियों मैं आपको लेकर के चलता हूं जो वर्तमान में एनएफएस के मुद्दे पर। एनएफएस यानी नॉट फाउंड सुटेबल, ये एक ऐसा टर्म है, इससे पहले इसको जो टर्म था वो था नॉट एप्लीकेबल। ये नॉट एप्लीकेबल से नॉट फाउंड सुटेबल तक कैसे पहुंचे उसके बारे में और अधिक चर्चा करते हैं। साथियों एक समय था जब आपने देखा, फिर उसके बाद में युग आता है मनुस्मृति युग। इसको प्राचीन युग भी कह सकते हैं, जिसमें वर्ण व्यवस्था का एक जन्म होता है, जिसमें आपको पता है कि जो मुख से ब्राह्मण पैदा होता है और भुजाओं से क्षत्रिय पैदा होता है और पेड़ से वैश्य पैदा होता है और जांघों से शूद्र पैदा होता है। लेकिन वर्गों में बंटने के बाद में जो शिक्षा का अधिकार है वो उच्च वर्ग के लोग ही शिक्षा के जो अधिकार है या उसका अधिकार लेते हैं। लेकिन जो शूद्र वर्ग है उसको पढ़ने से, उसको शिक्षा हासिल करने से वंचित रखा जाता है। सदियों तक ऐसा चलता रहता है और उसके बाद जैसे जैसे समय बीतता है तो कुछ लोग जो महापुरुष होते हैं वो आते हैं कि शिक्षा जो है वो सबको मिलने चाहिए। बात करते हैं ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले की। इन्होंने स्कूल खोले और महिलाओं के लिए सावित्रीबाई फूले ने स्कूल खोले और वो जो शूद्र समाज है उसको पढ़ाने के लिए, शिक्षित करने के लिए आगे आते हैं। उसके बाद में सच्ची रामायण लिखकर पेरियार भी यही कोशिश करते हैं कि कुछ पाखंडवाद है जो समाज में व्याप्त है, जो भारत को आगे बढ़ने से रोकता है। मैं ये घटनाएं आपको क्यों लिंक कर रहा हूं साथियों, आप समझिए, इस पूरी वीडियो को अंत तक देखिए, आपको पूरी पिक्चर जो है वो क्लियर होती हुई दिखाई देगी। तो वर्षों तक जब जो शिक्षा के अधिकार से वंचित रखा जाता है, फिर
उसके बाद हमारा भारत आजाद होता है 1947 में। सबको लगता है कि अब जो शिक्षा का अधिकार है वो सब तक पहुंचेगा। उसके बाद हमारा देश आजाद होता है। आजाद होने के बाद में सभी को पढ़ने का अधिकार मिलता है, लेकिन एक ऐसा वर्ग है जो 85% है, वो वर्ग धीरे धीरे जब शिक्षा की ओर मुड़ता है तो जैसे जैसे उसी समय में जब देश आजाद हो रहा होता है तो देश में केंद्रीय विश्वविद्यालय खुलते हैं, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है, बड़े बड़े कार्यालय खुलते हैं, कार्यपालिका, मीडिया जैसे जो पेशे हैं वो सब उभर करके आते हैं। लेकिन जो वर्ग शिक्षा से वंचित रहा तो वो इन पदों पर कैसे जाए, कैसे वो सुप्रीम कोर्ट का वकील बने, जज बने, वो कैसे अपने आप को स्थापित कर पाए कार्यपालिका में या फिर विधायिका में या फिर प्रेस और मीडिया में। तो तब केंद्रीय विश्वविद्यालयों में अधिकतर पदों पर लिख दिया जाता था, जब भी जो पद थे वो उनको आरक्षित किया गया था एससी, एसटी, ओबीसी के लिए। आपको पता हो कि एससी के लिए 15% आरक्षण का प्रावधान किया गया संविधान में, 7.5% प्रावधान किया गया आरक्षण का संविधान में एसटी वर्ग के लिए, लेकिन ओबीसी के वर्ग के लिए कोई उस समय प्रावधान नहीं था। यह प्रावधान हुआ 1993 में जब मंडल कमीशन की 1980 के करीब जब मंडल रिपोर्ट आई और मंडल रिपोर्ट ने यह बताया कि एक ऐसा वर्ग है जिसकी संख्या 52% है, एक ऐसा वर्ग अभी भी वंचित है और शोषित है, वो शिक्षा को अभी हासिल नहीं कर पाया है और अभी उतना अच्छी तरीके से उसने कौशल हासिल भी नहीं किया गया है। तो ऐसे लोगों के लिए 52% ऐसा वर्ग है, उसके लिए ऐसे प्रावधान किया जाए। तब जब 40 उनकी अनुशंसाओं में से 2 अनुशंसा लागू की जाती हैं और शिक्षा और रोजगार में ओबीसी के लिए एक द्वार खुलता है और 27% का रिजर्वेशन ओबीसी के लिए तय किया जाता है। उसके बाद धीरे धीरे ओबीसी आना शुरू करता है, विधानसभा कहें या फिर आपका कार्यपालिका में या फिर आपके बड़े बड़े संस्थानों में। लेकिन आपको पता है कि जो आपका न्यायपालिका है या विधायिका है वहां पर अभी भी ओबीसी का कोई रिजर्वेशन नहीं है। चलिए साथियों आगे और इस बात को लेकर के चलते हैं। जब केंद्रीय विश्वविद्यालयों में या अन्य जगहों पर पदों की जब भर्ती होती है तो धीरे धीरे जैसे ही व्यक्ति आने लगता है तो वहां पर जगह निकलती हैं। मानिए कहीं पर 100 जगह निकलती हैं और 100 जगहों में से अनरिजर्व, ओबीसी, एससी और एसटी और अब वर्तमान में ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी बनने लगती है। तो इंटरव्यू होते हैं और इंटरव्यू के बाद में मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, एक जीबी पंत साइंस इंस्टीट्यूट है, उसमें प्रोफेसर की जगह निकलती हैं। 91 एपीआई अनरिजर्व में सिलेक्शन हो जाता है। उसके बाद 81 जिसकी एपीआई आती है ईडब्ल्यूएस में, उसका भी सिलेक्शन हो जाता है। इसके बाद ओबीसी की बारी आती है जिसने एपीआई 93 हासिल की और उस पद को लिख दिया जाता है नॉट फाउंड सुटेबल। ये नॉट फाउंड सुटेबल ये आज से नहीं, ये सदियों से, जब से हमारा देश आजाद हुआ है, पहले नॉट एप्लीकेबल था, अब नॉट फाउंड सुटेबल है। तो ये जो नॉट फाउंड सुटेबल है वो एससी, एसटी, ओबीसी के पदों पर लगातार लिखा जा रहा। इसकी आवाज वर्तमान में संसद में उठ चुकी है। माननीय अखिलेश यादव ने भी और चंद्रशेखर आजाद ने भी इससे बड़े जोर से नॉट फाउंड सुटेबल को, पदों को, जो रिक्तियां भरने की आवाज संसद भवन में उठाई थी लगातार। लेकिन साथियों इस चीज को आपको समझना होगा कि नॉट फाउंड सुटेबल के नाम पर ना जाने कितने ओबीसी, कितने एससी, कितने एसटी वर्गों के इन बच्चों को शिक्षा या पदों पर जाने के लिए रोका जा रहा है। यहां तक कि जो पीएचडी के जो दाखिले होते हैं उन पर भी नॉट फाउंड सुटेबल की ये जो तलवार है वो लगातार चल रही है और यही है एकलव्य जिनका अंगूठा काटा जा रहा है। तो आज भी ऐसे द्रोणाचार्य हैं जो लगातार एकलव्य का अंगूठा
काटने का काम कर रहे हैं। साथियों बात करेंगे जब जैसे जैसे इसकी आवाज उठती है। अब सोचिए साथियों कि वर्तमान में इस किताब को पढ़ाने के लिए भी लॉ स्कूल के जो डीयू में लॉ बच्चों को पढ़ाने के लिए इस पुस्तक को रखा जाता है कि मनुस्मृति लॉ के स्टूडेंट को पढ़ाई जानी चाहिए। यानी कि इस पुस्तक को जो इस समय हमारा देश चलता है और इसको भी स्थापित करने चाहते हैं, जिसमें वर्गों के और जिसमें महिलाओं को पीछे रखा गया है और उनके शोषण की बात इन पुस्तकों में नजर आती है। तो नॉट फाउंड सुटेबल, ना जाने कितने कॉलेजों में कितने जगहों पर नॉट फाउंड सुटेबल के नाम पर ओबीसी एससी एसटी का हक अधिकार छीना जा रहा है। यदि आप नॉट फाउंड सुटेबल कहीं पर भी लिखा पाते हैं, किसी भी भर्ती में लिखा पाते हैं, तो आप आवाज उठाइए, लगातार इस मुद्दे को लगातार आवाज उठाइए, क्योंकि वर्तमान में ओबीसी एससी एसटी के जो हक की हकमारी है वो इसी प्रकार के हो रही है, क्योंकि अब ये वर्ग थोड़ा सा पढ़ने लगा है और आगे आने लगा है। बाकी आप जानते हैं कि जो 85% आज भी जो समाज है वो कहां पर है और 15% जो वर्ग है वो कैसे कार्यपालिका, न्यायपालिका, प्रेस, मीडिया, हर जगह पर आपको बड़े बड़े पदों पर दिखाई देता है साथियों। लेकिन हमें इससे जो ओबीसी वर्ग, एससी एसटी वर्ग है, उसको कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन जो 85% आबादी है उसके हकों को ना मारा जाए। साथियों इस वीडियो में इतना ही। आप सोचिए और एक बार जरूर सर्च कीजिए कि ये एनएफएस क्या है, ये नॉट फाउंड सुटेबल क्या है जो वर्तमान में यूज हो रहा है, इसके बारे में। क्योंकि आज जाति व्यवस्था थोड़ा सा नीचे जो आपको नहीं दिखाई देती, अब वो थोड़ी ऊपर पहुंच चुकी है, वो भर्तियों में पहुंच चुकी है, जहां पर शिक्षा के केंद्र है, जहां पर शिक्षा प्राप्त कर सकता है या नौकरी कर सकता है, रोजगार ले सकता है। आज जो जाति व्यवस्था है वो वहां पर पहुंच चुकी है। तो साथियों एनएफएस ये बहुत बड़ी एक मार है एससी एसटी ओबीसी छात्रों के लिए। साथियों इसको आप कहीं पर भी देखें, आप एक बार सर्च करें और इसके बारे में अधिक से अधिक पढ़ें। इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो के लिए भी आप जुड़े रहिए और साथ में यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।